Students, today we will discuss about carbohydrates, introduction and definitions. तो स्टूडेंट्स, शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल हेल्थ एंड डिजीज फॉर ऑल। तो आज हम पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, सब्जेक्ट डी फार्म, सेकेंड ईयर। लेसन सेकेंड है कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसके थोड़े हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट की तरह। और इसमें आपको कोई डाउट होगी तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करेंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की हम क्लास शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जो चल रहा है। आप बहुत तरह के स्कूल्स, कॉलेजेस, कोचिंग्स में जाते होंगे पढ़ने के लिए, लेकिन टीचर्स की क्वालिटी क्या होनी चाहिए एक स्टूडेंट्स तय कर सकता है। अगर आपको लगता है कि टीचर्स की क्वालिटी आप तय कर सकते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपका टीचर कैसा है। ठीक है, जहां आप पढ़ते हैं, जहां आप डिस्कस करते हैं, चाहे वो कॉलेज हो, कोचिंग हो या अन्य जगहों पे भी, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल में चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें होता क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स है क्या, इसको हम सबसे पहले तो आपको बता दें कि कार्बोहाइड्रेट्स को आजकल छोटा कर करके और कुछ यूट्यूबर्स इसको बना दिए कार्ब्स, CARBS, कार्ब्स, उसको पढ़ते कार्ब्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स को शॉर्ट में कार्ब्स। अरे आजकल बहुत सारे ट्रेंड में चल रहे हैं, सिस्टर को सिस, ब्रदर को ब्रो, है ना, इस तरीके का। अभी आने वाले टाइम में और देखिए कौन कौन से चीज़ों को शॉर्टकट तरीके, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतने टाइम नहीं है कि वो एक वर्ड को पूरा पूरा बोल पाए, तो आधे से ही काम चला लेते हैं। तो ठीक है, उसको एक मॉडर्न टर्मिनोलॉजी कह के आप कह सकते हैं कि लेक्सिकल है, टर्मिनोलॉजी है, तो उसको लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सिर्फ क्या बोलते हैं, अनौपचारिक, वो शिष्टाचार नहीं है, वो हम उस तरीके से किसी से बात नहीं कर सकते हैं, वो अनसिविलाइज्ड है। हमें सिविलियन बनना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, तो हमारे अंदर कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे अपने दोस्त यार में है, साथ में है, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, कार्बोहाइड्रेट्स और एन organic compounds with general formula CnH2ON। पहला पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। अगर आपके एग्जाम्स में ये तो नहीं पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट्स में यही चीज लिखना है, जब आप whenever you open your books then you will get lots of definitions, lots of introduction, lots of structures. You got many types, but you find out only which you can understand easily all the things, and you can write in your examination. एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आप क्वेश्चन होता है कि राइट अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स में हमें बहुत सारी जानकारियां हैं, और एक एक लो
के पास अलग अलग की जानकारियां हैं तो वो कुछ और लिखेगा, कोई कुछ और लिखेगा, कोई कुछ और लिखेगा, और किसी का कुछ गलत नहीं होगा, बशर्ते कि आप को वो चीज लिखने आना चाहिए जो आप जानते हैं, न कि बुकिश नॉलेज आप रखें और उसी चीज को कहे कि दैट इज द करेक्ट आंसर। नो, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, आप लोगों को लगता होगा कि जो मैं बोल रहा हूं एज इट इज, अगर टीचर के दिमाग में जो चीजें चल रही हैं आंसर, उसकी दिमाग में जो आंसर है अगर वो आपने बताया तो सही टीचर की नजर में। अगर आपने सही बताया लेकिन अगर वो टीचर के दिमाग में वो चीजें नहीं है तो हो सकता है कि आपको कभी ऐसा फील होता हो कि टीचर कहे कि गलत है, जबकि दोनों लोग सही हैं। वो जिस तरीके से टीचर्स की जो थिंकिंग है उस चीज को आपने नहीं बता करके आपने अपनी थिंकिंग बताई और दोनों सही हैं। लेकिन चलिए, ऐसा हो जाता है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद जनरल फार्मूला, जो आपने देखा CnH2ON। ओके, तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम जनरल फार्मूला उसका है वो आप देखते हैं CnH2ON। पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट, दे आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं। ऑक्सीजन, अब देखिए, hydrogen and oxygen having the ratio of oxygen and hydrogen atoms as 2:1। ये आपको दिख रहा होगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है कार्बोहाइड्रेट्स में 2:1 होता है, यानी कि 2 ऑक्सीजन एटम्स तो 1 हाइड्रोजन, अगर 4 ऑक्सीजन एटम्स तो 2 हाइड्रोजन। Okay, carbohydrates are primary source of energy as cell utilize। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, सबसे पहला जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो ये इमीडिएट एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे हमें एनर्जी मिल जाती है। और कार्बोहाइड्रेट्स डायरेक्टली फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट सेलुलर रेस्पिरेशन करा लेता है, जिसकी वजह से इमीडिएट हमें एनर्जी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल्स कि अगर आप कहीं धूप से आ रहे हो थक करके, तो आपको अगर 1 गिलास चीनी और नींबू का शरबत मिल जाए तो मजा आ जाए। घरेलू उपचार है, घरेलू कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। डॉक्टर के पास जाएंगे, आप अगर डॉक्टर को कंप्लेंट करते हैं कि मुझे बहुत थकावट हो रही है, कमजोरी महसूस होती है, तो आपको डॉक्टर क्या करेगा, ग्लूकॉन-डी प्रिस्क्राइब कर देगा। ग्लूकॉन-डी ये कार्बोहाइड्रेट से होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हम रोटी, चावल, दाल, जो भी हम चीजें खाते हैं, मैक्सिमम में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और सबसे जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है वो शुगर है। चीनी को ही हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। और इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, रूप है, अलग अलग रूप में हम अलग अलग चीजों में हम पा लेते हैं। ओके, आई होप यू गॉट माय पॉइंट। अब आते हैं थर्ड पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप। इसके ग्रुप के आधार पे
कार्बोहाइड्रेट्स में दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप्स। ओके, एल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोन ग्रुप्स, यू गॉट इट। हम फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में हम समझेंगे। वो आपका इंट्रोडक्शन था, आपने बहुत ही थोड़े में अच्छी चीजें जान ली, और उतना भी अगर आपने एग्जाम में लिख दिया तो बहुत अच्छा है, नंबर मिलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्स और सिंपल कंपाउंड आपने पढ़ा होगा। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है मिश्रित, कॉम्प्लेक्स के आधार पर। कॉम्प्लेक्सिटी जब कई चीजें मिल करके बन जाती हैं तो कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसके आधार पे चीनी 3 तरह के होते हैं। शुगर्स आर 3 टाइप्स, you can say also carbohydrates are 3 types on the basis of complexity. First is monosaccharides, जिसको हम सिंपल शुगर बोलते हैं। सेकेंड इज oligosaccharides एंड थर्ड इज पॉलीसैकेराइड्स। रूप जो है 3 होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स जिसको हम सिंपल शुगर कहते हैं, जो हमारे घरों में पाया जाता है, दीज आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स जिसको हम कीटोन्स दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज फर्दर। जो कार्बोहाइड्रेट्स आपके घर में मिलते हैं वो और ज्यादा टूट नहीं सकते हैं, जिसको मोनो का मतलब 1 सैकराइड्स, एक एटम है, उससे ज्यादा टूट नहीं सकता, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता है आगे। फॉर एग्जांपल्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये मोनोसैकराइड्स के एग्जांपल्स हैं। ओलिगोसैकराइड्स, these are made up of 2 to 10 units of monosaccharides। ओलिगोसैकराइड्स 2 से 10 यूनिट मोनोसैकराइड के मिलने पर ओलिगोसैकराइड बनते हैं। इसको हम सिंपल शुगर, मोनोसैकराइड्स को सिंपल शुगर भी कहते हैं, अभी मैंने बताया। तो ओलिगोसैकराइड्स क्या होते हैं? दीज आर मेड अप ऑफ 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकराइड। जब अगर 2 से लेकर 10 यूनिट मोनोसैकराइड अगर मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा? ओलिगोसैकराइड। अब इसके सब डिवीजन है ओलिगोसैकराइड्स के, डाइसैकराइड्स एंड ट्राइसैकराइड्स। डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वाड्र मतलब 4। उसके बाद हेप्टा, डेक्सा जो आप समझें आता है। तो मोनो, डाई, ट्राई, है ना। डाई और बाई भी बोलते हैं, आपने बाईसाइकिल नाम सुना होगा, जो हम अपनी भाषा में यूज करते हैं। तो बाई का मतलब भी 2 होता है, BI। ओके, बाइलिंगुअल, द्विभाषिया, 2 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले को हम बाइलिंगुअल बोलते हैं। तो डाइसैकराइड्स, these oligosaccharides consist of 2 monosaccharides unit। तो डाइसैकराइड वो कहलाते हैं जिनमें 2 मोनोसैकराइड्स यूनिट हो। ट्राइसैकराइड्स जिसमें 3 हो। तो उसका थर्ड जो आता है चीनी, पॉलीसैकराइड्स, a single molecules of a polysaccharides sugar is formed by polymerization of more than 10 monosaccharides। अब पॉलीसैकराइड, पॉली मतलब बहु, बहुत, बहु नहीं, बहुत, ओके, बहुत। अब समझ में आ गया होगा, बहुत, बहु नहीं, बहु, है ना, बहुत। पॉलीसैकराइड्स, पॉलीएंड्री, पॉलीगेमी नाम सुना है? पॉलीएंड्री, अगर आदमी 1 शादी करे, 2 शादी करे, 3 शादी करे,
और शादी पे शादी करते जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीएंड्री। पॉलीगेमी वही काम औरत करने लगे, वही काम कोई लड़की करने लगे, कई शादियां करें तो उसको बोलते हैं पॉलीगेमी। ठीक है, तो पॉली मतलब बहु, बहुत। अ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ polysaccharides sugar is formed by polymerization of more than 10 monosaccharides units। ओके, तो अभी मैंने बता दिया a single molecules of polysaccharides sugar is formed by polymerization of more than 10 monosaccharide, यानी 10 मोनोसेक्राइड के पॉलीमराइजेशन से जो बनता है उसको हम बोलते हैं पॉलीसेक्राइड्स। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स कितने होते हैं। अब हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, यानी रिएक्शन भी करा ले तो ये दो तरीके के, रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर या नो रिड्यूसिंग शुगर। दिस शुगर, इसको थोड़ा हम बड़ा करेंगे ताकि आपको क्लियर समझ में आए। These sugars act as reducing agent and thus reduce fouling and tolerance region। जब आप क्वालिटेटिव टेस्ट पढ़ेंगे तो सब फैलिंग टेस्ट भी आता है, टॉलरेंस टेस्ट भी आता है, आयोडीन टेस्ट भी आता है, बेनेडिक्ट टेस्ट भी आता है। तो इस तरीके के जो टेस्ट है उन्हीं के वो साइंटिस्ट जो है उनके नाम से कुछ केमिकल होते हैं जिसको हम रीजेंट बोलते हैं, रीएजेंट बोले या रीजेंट बोले। ठीक है, तो दिस शुगर एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड दस रिड्यूस फैलिंग एंड टॉलरेंस रीजन। जब हम उसका टेस्ट करते हैं अगर फैलिंग और टॉलरेंस रीजन अगर रिड्यूस होता है जिस कार्बोहाइड्रेट्स में तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, और जिसमें नहीं होगा उसको हम क्या बोल देंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। आई होप यू गॉट इट। एक बात कर लेते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट की, जो अभी हम लोगों ने थोड़ा सा उसकी झलक देखी थी। अब हम यहाँ पे देखेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो चलिए देख ही लेते हैं। अब देखिए, इसमें आता है पहला मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट, ओके। तो मॉलिस टेस्ट में होता क्या है, कैसे आप टेस्ट करेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, 2 ml of given sample solution in the clean test tube। टेस्ट ट्यूब अगर आपने देखा होगा, कभी आप क्लास किए होंगे, कभी आप लैब में गए होंगे, लेबोरेटरी में, तो आपने टेस्ट ट्यूब आप जानते होंगे। उसके बाद तो हमने यहाँ पे शुगर का सैंपल ले लिया 2 ml, या कार्बोहाइड्रेट्स कह सकते हैं, 2 ml हमने लिया। Add 2 to 3 drops of moliss reagent slowly। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, जैसा कि मैंने बताया कि मॉलिस टेस्ट है, तो मॉलिस टेस्ट से मॉलिस केमिकल भी है जिसको मॉलिस रिएजेंट बोलते हैं, उसको 2 या 3 ड्रॉप्स सिंपल सॉल्यूशन में धीरे धीरे डाला जाएगा। नाउ ऐड concentrated sulfuric acid along the side of the test tube। अब उसके बाद क्या हम करेंगे, फिर टेस्ट ट्यूब में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। जब हम उसमें डालेंगे टेस्ट ट्यूब में, द एसिड लेयर फॉर्म्स अ लेयर एट द बॉटम्स। तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो एक लेयर बनाएंगे तह पर, बॉटम में। नोट द जंक्शन ऑफ द 2 लेयर्स। तो अब वहां पे आपको ध्यान देना है कि एक तो सिंपल है, उसके बाद मॉलिस रिएजेंट मिलाया,
उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये दो जंक्शन के लेयर बनेंगे, बिल्कुल साफ दिखेंगे। कभी आपने देखा होगा, बड़ा ट्रेंड करता है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, आपने देखा होगा कि कहीं का दो समुद्र के पानी एक साथ है, लेकिन एक पुल बिल्कुल एक पानी जैसे नहीं होते हैं। ये कहीं बाहर का है, तो दोनों का कंसंट्रेशन जो है पानी का अलग अलग है, जिसकी वजह से वो मिलते नहीं हैं, वो समुद्र हैं। तो उसी तरीके से तो हमें वो समझ में एक नीला एक काला दिखाई देता है, ब्लू कलर का ब्राउन कलर का है, दिखता है। कभी आपने देखा होगा तो देखिएगा। तो उस तरीके का है। तो उसी तरीके से जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और मॉलिस टेस्ट और सैंपल सॉल्यूशन जब हमने मिला लिया है, तो एक लेयर फॉर्म करेगा जंक्शन पे, दोनों के मिलने की जगह पे। इफ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द वायलेट रिंग, अब वही उसी चीज को तो ध्यान देना है, जब वहां पे वायलेट रिंग बने, कलर देखिए आप उसका, रिंग, देन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कंफर्म्ड। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हो जाएगा कि इस सॉल्यूशन जो हमने लिया था उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। ओके, अच्छा, तो एक टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट देखते हैं, फैलिंग टेस्ट। टेक 2 ml ऑफ गिवन सैंपल, सिंपल वही टेस्ट ट्यूब में लेना है, फिर 2 ml क्या लेना है, ऐड करिए उसमें फैलिंग सॉल्यूशन, जैसा मैंने बताया, फैलिंग सॉल्यूशन ए एंड फैलिंग सॉल्यूशन बी, ये दो तरह के आते हैं। कीप द सॉल्यूशन इन अ बॉइलिंग वाटर बाथ फॉर अबाउट 10 मिनट्स, और मिला करके झट से उसको वाटर बाथ पे रख दीजिए, 10 मिनट के लिए बॉयल करिए। If there is a formation of red precipitate, then the presence of carbohydrates. अगर रेड प्रेसिपिटेट बन रहा है, पीपीटी बन रही है, तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। उसके बाद आता है बेनेडिक्ट टेस्ट। इसमें भी वही करना है, लेना है 5 ml बेनेडिक्ट रिजेंट लीजिए, सैंपल पेपर मिला, सैंपल सॉल्यूशन में मिलाइए, उसको 2 मिनट के लिए बॉयल करिए और कलर द सॉल्यूशन एंड अब्सॉर्ब द सॉल्यूशन, सॉरी कूल द सॉल्यूशन, उसको ठंडा करिए और फिर उसको ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व, लुक फॉर, सी, वॉच, इन विजिलेंस, नोटिस, ये सब अलग अलग वर्ड है। यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, सबका मतलब देखना होता है। ओके, if there is formation of the green and red or yellow precipitate, then there is a presence of reducing sugar. तो आपने ये समझा कि मॉलिस और फैलिंग टेस्ट से हमें क्या पता चल रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है। बेनेडिक्ट से हमें ये पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स तो है, लेकिन ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स है, रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, ये भी पता चल जाएगा आपको। टॉलरेंस टेस्ट, टेक द गिवन सैंपल सॉल्यूशन इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, एड 2 to 3 ml ऑफ टॉलरेंस रिजेंट लीजिए, बॉयल करिए 10 मिनट के लिए, और शाइनी सिल्वर मिरर अगर आता है तो समझिए कि रिड्यूसिंग शुगर है, अगर नहीं आता है तो नॉन रिड्यूसिंग है। ओके, अब उसके बाद आता है कि टेक द सिंपल सॉल्यूशन, आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट में क्या है, बहुत सिंपल है, टेक द सिंपल सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और 2 या 3 ड्रॉप आयोडीन डालिए, अगर आ गया इस पे कलर तो आप समझिए कि ये स्टार्च है। स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स, राइट। तो इतनी चीजें स्टूडेंट आपको समझ में आई। इसमें मैंने बहुत ही संक्षिप्त में करके आपको बता रहा हूं। तो अब इससे संक्षिप्त में अगर आप करते हैं तो फिर अच्छा नहीं होगा और आप लिख नहीं पाएंगे।
बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अब आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का रोल क्या है, बायोलॉजिकल रोल्स। ओके, तो बायोलॉजिकल रोल्स में चलिए हम समझते हैं कि क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि एनर्जी प्रदान करने वाला एक स्रोत है, ठीक है, यानी कि दे आर इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द लिविंग सेल। हर जिंदा कोशिका को कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत पड़ती है एनर्जी के लिए। उसके बाद और क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि दे आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड एंड प्रिवेंटिंग कीटोसिस। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स इन्वॉल्व होता है फैटी एसिड को ब्रेक डाउन करने में, ओके, एंड प्रिवेंटिंग कीटोसिस। कीटोसिस मतलब होता है लो लेवल ऑफ कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट्स। कीटोसिस कब होगा, आप कार्बोहाइड्रेट्स जब पढ़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स रिलेटेड डिजीज क्या है, जैसे डायबिटीज, डायबिटीज हम बोलते हैं, और इसको हम पढ़े लिखों की भाषा में बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया इट मीन्स हाई लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लो लेवल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया को ही हम कीटोसिस बोलते हैं, लो लेवल ऑफ कार्ब्स। तो उससे बचाएगा। They are major dietary fiber and are used as the flavoring and sweetening। ये बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो सब लोग जानते हैं कि चीनी खाएंगे तो मीठा लगेगा, उसका एक फ्लेवर है, बच्चे इसीलिए खाते हैं टॉफी, उसी फ्लेवर को लेने के लिए। तो ये भी एक आपका बायोलॉजिकल रोल है। जब हम दवा बनाते हैं, दवा में इस्तेमाल होता है। आप टेबलेट खाते हैं, सिरप खाते हैं, टेबलेट शुगर कोटेड टेबलेट्स, सिरप आप देखते हैं स्वीट फ्लेवर, तो ये सब फ्लेवर देने के लिए होता है। दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्रेन सेल। अब ये आप चीजें हैं समझने वाली कि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेन सेल के लिए। एज न्यूरामिनिक एसिड। न्यूरामिनिक एसिड क्या होता है, ये भी एक तरह का एसिड है, और ये इन द सिंथेसिस ऑफ रिलेंजा, यानी कि जब ड्रग्स बनाई जाती है, एंटीवायरल, एंटी कैंसर, एंटी इंफ्लेमेटरी, तो कार्बोहाइड्रेट्स का यूज होता है ना, जो ब्रेन सेल में काम करता है। सेरिब्रोसाइड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड गैंग्लियोसाइड्स, ये सब ब्रेन से संबंधित सेल में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाता है कार्बोहाइड्रेट्स। अब आता है हिपैरिन। हिपैरिन आप लोग सुने होंगे नाम। एन एग्जाम्पल ऑफ द ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान फैमिली का कार्बोहाइड्रेट्स है। इसका फंक्शन यही है, एंटी कोअगुलेंट, ब्लड को थक्का जमाना। ओके, हिपैरिन से, यानी कि हेपेटिक लीवर से ये सिक्रीट होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर अगर ये ना हो तो हमारा बॉडी क्या करेगा, ब्लड का थक्का जम जाएगा। तो ये थक्का नहीं जमने देता है, और जैसे ही ब्लड बाहर आता है तो वहां पे जम जाता है, कोगुलेट हो जाता है। Many glycoside carbohydrates derivatives from plants, बहुत सारे ऐसे ग्लाइकोसाइड हैं जो प्लांट से डेरिवेटिव हैं, आर इम्पोर्टेंट ड्रग, और वो जो है अब ड्रग होते हैं सच एज ग्लूकोसाइड
ऑफ डिजिटैलिस। डिजिटैलिस का नाम आपने जरूर सुना होगा, इससे पहले फार्माकोग्नोसी पढ़ी होगी तो सुना होगा। डिजिटैलिस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है, हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाने वाला एक ग्लाइकोसाइड है जिसका नाम है डिजिटैलिस प्लांट। ठीक है, जो प्लांट से मिलते हैं। अब आपको बताना है कि डिजिटैलिस तो हार्ट डिजीज के लिए है। अब मिट्रल स्टेनोसिस क्या होता है ये आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। मिट्रल स्टेनोसिस, ओके, जरूर मैं आपका इंतजार करूंगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे तो बताएंगे, उसको डिफाइन करेंगे। अब आता है लैक्टोज। लैक्टोज इज अनदर फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स and disaccharide sugar form of the lactose and glucose and it is found in milk. Okay, ये लैक्टोज मिल्क में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, लैक्टोज बोलते हैं। इंसुलिन इज यूज फॉर क्लिनिकल पर्पस इन क्लियरेंस टेस्ट। अगर क्लियरेंस टेस्ट किया जाता है इंसुलिन का तो उसमें भी हमें इसका इस्तेमाल मिलता है। अगर जो है यह चाइना के द्वारा, चाइना में एक घास तरह का व्हाइट घास होती है, ओके, जिसको हम यूज करते हैं फूड स्टफ प्रिपरेशन में, यानी खाना पीना कोई ऐसा आइटम बना रहे हैं घर पे, इसका हम इस्तेमाल करते हैं डाइट्स ऑफ इनवैलिड्स। तो इसमें हम यूटिलाइज करते हैं इस चीज का, अगर का। और इससे बनता क्या है? इससे बनता है सिर्फ जेली। अगर आप इसको दूध में अगर को मिल्क या वाटर, अगर आप उसको बॉयल करके और डाल देते हैं तो ये जेली फॉर्म ले लेता है। और जेली जिस प्रोडक्ट में यूज होता है खाने में, उसमें आप उस जेली को डाल दीजिए। ये कल्चर मीडिया, कल्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कल्चर एक टेस्ट होता है, लेबोरेटरी में परफॉर्म होता है, तो उसमें भी अगर की यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको आई होप कि ये समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें, है ना। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ स्वीट ड्रीम, ओके।